अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे मधु किया अपने प्रोग्राम में। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। और आज हम ग्लोबल साउथ समिट के ऊपर बात करेंगे कि आपके ख्याल से ये मतलब ऑडियंस के साथ मैं खुद भी समझना चाहूंगी कि ये क्या है और इसमें इंडिया का क्या रोल है। आज ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है क्योंकि देखिए, ग्लोबल साउथ की कोई एक ना मैं खुद भी समझना चाहता कि ग्लोबल साउथ क्या नया फिनोमिना है। फिर मैंने पढ़ा कि 1967 में किसी एक यूरोपियन ऑथर ने कोई किताब लिखी थी, उसका नाम मैं भूल गया, उसमें उन्होंने ग्लोबल साउथ की व्याख्या करी थी। और उसमें उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई थी, वो सेंट्रल एशिया होते हुए ब्रिटेन और यूएसए ऐसे कुछ होते हुए गया था। तो उसके नीचे वाले कंट्रियों को उन्होंने ग्लोबल साउथ कहा था, उसके ऊपर वाली कंट्रियों के, उस इमेजिनरी रेखा के ऊपर वाले कंट्रियों को उन्होंने ग्लोबल नॉर्थ कहा था। अपेरेंटली ये भी चल रहा है कि ग्लोबल साउथ वो कंट्रियां हैं, तीन चार डेफिनेशन दैट आर फ्लोटिंग अराउंड। दूसरा डेफिनेशन ये कि ग्लोबल साउथ वो कंट्रियां हैं जो कॉलोनियलिज्म का शिकार हुई, इंपीरियलिज्म का शिकार हुई, जो गरीब हो गई हैं, फाइनेंशियल डेट का मतलब डेट सर्कल का या डेट रिटर्न हो गई हैं, इस तरह की कंट्रियां जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, ये कंट्रियां जो हैं वो ग्लोबल साउथ में आती हैं। ठीक है ना, ऐसे करके कई डेफिनेशन हैं। तो मोदी जी की बात जो आज उन्होंने की, बिकॉज 120 ऑड कंट्रीज आई थी। अब मैं ये देख रहा था कि चाइना क्या ग्लोबल साउथ का पार्ट है कि नहीं है। तो चाइना को अपेरेंटली, चाइना खुद ने अब सितंबर में 2023 में क्लेम किया था कि वो ग्लोबल साउथ का पार्ट है। मगर मुझे नहीं पता कि ये जो ग्लोबल साउथ समिट हुआ आज, उसमें चाइना ने पार्ट लिया कि नहीं लिया। मेरे पास समय नहीं था, मैं उसको चेक नहीं कर पाया। जहां तक पूरी संभावना है कि शायद नहीं लिया हो, या लिया हो तो मैं नहीं जान सकता। खैर एनीवेज, तो ग्लोबल साउथ यही है, ऐसे कंट्रियों का एक समूह, ये ग्रुप, जो कि कॉलोनियलिज्म का शिकार हों, क्लाइमेट क्राइसिस से गुजर रहे हों, डेट इंट्रैपमेंट का शिकार हों, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, गरीबी का शिकार हैं। दीज कंट्रीज क्लब टुगेदर फॉर्म व्हाट यू कॉल ग्लोबल साउथ। और इसको इंडिया लीड कर रहा है। इंडिया इज अपेरेंटली द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। आई हैव नो आइडिया कि इंडिया कब से ग्लोबल साउथ हो गया। इंडिया जो सोने की चिड़िया था, इंडिया जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, इंडिया जिसने दुनिया को पैसा बताया क्या होता है, वेल्थ क्या होता है, दुनिया के हम सबसे रिचेस्ट कंट्री में रहे हैं जब से दुनिया का सोशल ऑर्डर या लीगल ऑर्डर बना है, और हमें ग्लोबल साउथ में डाल दिया। खैर एनीवे, चलिए, मे बी जो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो एक सोशल ऑर्डर या लीगल ऑर्डर ग्रो किया है, उसमें अगर वो हमको ग्लोबल साउथ के रूप में देखना चाहते हैं तो देख लें कि भाई वी आर आल्सो वन ऑफ दोज कंट्रीज हु हैव सफर्ड कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म इन वेरियस फॉर्म। जैसे हमारे यहाँ इस्लामिक इन्वेडर्स आए, उसके बाद ये वेस्टर्न इन्वेडर्स आए, तो वी हैव सफर्ड फ्रॉम इट। सो अगर ये डेफिनेशन है तो अब नथिंग अगेंस्ट इट। अगर एक पर्टिकुलर इवन गरीब देश ही साथ में आते हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिव उससे निकलता है तो होना चाहिए। मोदी जी ने आज यही कहा कि वी कैन सिट टुगेदर, वी कैन डू मेनी थिंग्स टुगेदर फॉर ईच अदर। हम लोग पहली बार ऐसा हुआ है कि वी हैव स्टार्टेड कमिंग टुगेदर, दो वी हैव एग्जिस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि हम लोग एग्जिस्ट तो करते थे, पर फोरम नहीं बन पा रहा था कि जब हम साथ में आ पाए और बात कर पाए। अब ये फोरम बन गया है ग्लोबल साउथ का, तो हम अब एक साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने कंसर्न्स को रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अगर हम बात करें हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो ठीक है, जो टेंशन रहती है कभी कश्मीर को लेकर, कभी कोई और बात को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम्स भी ऑलमोस्ट एक जैसी हैं कई, जिसमें एक एनवायरनमेंट की है और क्लाइमेट की है, जिसके ऊपर हमने देखा कि जो इंटरनेशनल जो इंडेक्स वगैरह दिखाया जा रहा था उसमें दिल्ली का नंबर ऊपर है, कभी लाहौर जो है वो दिल्ली से भी पहले। ये हाल है कि लाहौर में तो स्कूल्स तक बंद करने पड़ गए हैं कि बच्चे ना आए, मास्क पहनने को कहा जा रहा है। और इसी किस्म के हालत जो है वो दिल्ली में भी है। और ये हमारे ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में शायद आर्टिफिशियल तरीके से वो जो बारिश की जाती है ना वो भी करेंगे कि शायद कुछ कम हो जाए। इसके ऊपर सर क्यों काम नहीं हो पाता आपके ख्याल से? ये हर साल का प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं कि ये साल हो गया लास्ट ईयर नहीं था। ये मैं कई सालों से देख रही हूँ कि यही प्रॉब्लम रहती है।
और उसके ऊपर आपके ख्याल से क्यों वो दोनों कंट्रीज जो है वो इस पे काम नहीं कर पा रही, चाहे अपने अपने लेवल पे करें, ठीक है आपस में मिलकर ना करें लेकिन अपनी अपनी जगह करें। क्लाइमेट को हालांकि हमारे यहाँ तो पर्यावरण को हमारी शास्त्रों में भी बहुत वो दिया गया है, ऊंचा स्थान दिया गया है वनस्पति के लिए, और खैर इस पे हम नहीं जा रहे अभी। हुआ ये कि मेरे ख्याल से एक जब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ इंडिया का, मैं पाकिस्तान के लिए तो नहीं कह सकता, अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, उसके साथ कुछ लोकल इंडस्ट्रीज आई ये सब इलाके में, दिल्ली और इन इलाकों की अगर बातचीत की जाए, आप ऐसा ही सिनेरियो आप अगर AQI का नहीं तो आप एक बेंगलोर में आजकल एक कॉन्सेप्ट हुआ है कि नदियों में बड़े बड़े झाग बन जाते हैं, मतलब 2-4 फीट के झाग हो गए, जो कि वहां पे जो इंडस्ट्रीज है उसके उसका स्लग है उसकी वजह से वो आ जाते हैं। तो ये अगर आप देखें तो दिल्ली के आसपास नोएडा, नोएडा का मतलब है उत्तर प्रदेश का इलाका है, नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड एरिया, तो या अथॉरिटी। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग गांवों से शहर की तरफ आए, तो प्लस पराली है, किसान जो जलाते हैं, मतलब AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कोई एक नहीं है कि किस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बर्बाद हो रही है। नंबर ऑफ व्हीकल डिस्प्रपोर्शनेटली आए हैं ऑन द रोड, उसके बाद उनमें जो पहले पेट्रोल डाला जाता था, लेड रिलेटेड पेट्रोल, उस पेट्रोल ने कंट्रीब्यूट किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स करके पेट्रोल से CNG पर ट्रांसफर करवाया, वो भी नहीं बात बनी। उसके बाद फेज आउट किया गया कारों को कि भाई इस पर्टिकुलर मेक की कार जो है वो रोड पे नहीं चलेंगी बिकॉज वो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। देयर इज नो वन रीजन, जो एटलीस्ट मैंने वो नहीं पढ़ी कि कोई एक स्टडी हो जो ये डिटरमाइन करे कि ये जो AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जो सल्फर डाइऑक्साइड है या और दूसरे जो ऑक्साइड्स हैं जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में रहते हैं और ब्रीदिंग को या जो क्वालिटी ऑफ एयर को खराब करते हैं, वो किस वजह से जा रहे हैं। क्या वो कार है, व्हीकल्स है, पेट्रोल यूज हो रहा है उन व्हीकल्स में उसकी वजह से है, इंडस्ट्रीज जो वहां पे ग्रो कर गई हैं उनकी वजह से है, पराली जो जलाई जाती है किसानों के द्वारा उसकी वजह से है। अब जैसे मैं सुना था आपकी एक मंत्री आके बोल रही थी कि हमने तो ये भी स्टडी में पाया कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो अपने आप को ठंड में बचाने के लिए वो कुछ अलाव जलाते हैं, उससे भी ये सब बढ़ रहा है। सो देयर इज नो वन रीजन, और ये हैपेजार्ड डेवलपमेंट हो गया ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई प्लान्ड तो हुई नहीं इंडिया में, तो वो डेवलपमेंट होता चला गया, और ये जो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना या SMEs का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आसपास आना, प्लस कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो किसान छोड़ना नहीं चाहते, दिस इज ऑल, मतलब दे हैव कंपाउंडेड द सिचुएशन। अब वही है कि ये इसलिए नहीं हुआ कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि पर्यावरण की समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको अब आर्टिफिशियल रेन करवाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल रेन से होगा क्या कि जब आप पानी क्लाउड सीडिंग के थ्रू बरसाएंगे तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल है ये जमीन पे गिर जाएंगे, तो योर एयर क्वालिटी इंडेक्स विल सिंपली इंप्रूव। यही उसका लीगल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। बट यार इसमें रीजन यही है कि इरेगुलरिटी होना, गवर्नमेंट रूल को ना मानना, कहीं भी फैक्ट्री खोल देना, अपने मन से काम कर देना, टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी या टू मच ऑफ फ्रीडम या करप्शन कह लें, इन चीजों को बढ़ावा देना, लोग कुछ भी खोल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उनको कोई बोलने सोचने वाला नहीं है। देयर आर मेनी रीजंस आरजू जी, कोई एक रीजन नहीं है क्यों हुआ। उसका यही रीजन है कि गवर्नमेंट्स डिड नॉट ऑब्जेक्ट, चीजें करप्शन में चलती चली गई, एंड करप्शन आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू इट। बिल्कुल, यहाँ पर भी ऐसा ही है और कंट्रोल नहीं किया गया। अब वो चीज़ इतनी बढ़ गई है कि अब इन्हें अब पता लग रहा है कि ये कैसे इसको ठीक कर पाएँगे। कोई ख़ास बहुत जल्द उम्मीद नहीं है कि इसको कंट्रोल होगा। लेकिन सर एक चीज़ और है, हमारे जो अभी इस वक़्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने एक मार्गला डायलॉग के नाम से थिंक टैंक है उनका उनका एक इवेंट था या उनका एक सेमिनार था, उसमें बात की और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो मतलब डोजियर उन्होंने जो है वो वहाँ पे लॉन्च किया है कि जो भारत के खिलाफ UN में देंगे। सर हमेशा जाते हैं UN वाले भी तंग हो गए होंगे, कहेंगे पता नहीं इनको क्या है, लेकिन खैर कोई बात नहीं सर, हम नहीं सुधरने वाले। तो खैर उन्होंने एक डोजियर तैयार किया है और उनका कहना ये है कि जो भारत में माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, उनकी इबादत गाहों को जो है वो तोड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और अपनी बात उन्होंने नहीं की। मैं फिर यही कहूंगी, मेरे बहुत से जो पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं मुझे बुरा भला कहेंगे कि बार बार पाकिस्तान को बीच में ले आती है, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि मुझे ये सारी चीजें यहाँ पर होती हुई दिखाई देती हैं। तो
क्या ख्याल है आपका सर, इनको ऐसा ऐसा क्यों सोचा इन्होंने? ये तो और बात है कि यूनाइटेड नेशन में पहले भी बहुत बार गए हैं, कश्मीर कश्मीर करते हुए कुछ हुआ नहीं, अभी भी मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। लेकिन आपके ख्याल से एक तरफ हम ट्रेड की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम ऐसी बात क्यों करते हैं जिससे झगड़ा बढ़े? देखिए, आपने जफरुल्लाह खान साहब का वो सुना है नाम? आपके वो थे सिक्योरिटी काउंसिल में, आपके रिप्रेजेंटेटिव थे, जी आपने सुना है? जी जी। उन्होंने वो कश्मीर का मुद्दा लेके गए थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने पाकिस्तान का केस रखा था, और उन्होंने जो ये आपके काकड़ साहब कह रहे हैं ना, एग्जैक्टली वही चीजें कही थी। जेनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का, जीना मुश्किल कर दिया गया है, मस्जिदें तोड़ दी जा रही हैं उनकी, हर हिंदू जो है वो बड़ा फासिस्ट है, ये वो कह रहे हैं। ये पिछले 70 साल से ये ट्रम्पेट बज रहा है और ये बजता रहेगा। लेकिन हमारी खून में, हमारे, अगर हमको हिंदू या सनातनी या वैदिक क्या बनाता है, एकम सद बहुधा विप्लव वदंते, हमसे पारसी क्यों नहीं लड़ रहे? यहूदियों को, आप तो भाई इस्लाम क्या है, जुडाइज्म 3.0 है, बिना मोसेस के प्रॉफिट मोहम्मद तो पॉसिबल नहीं है ना। जब मोसेस होंगे तभी प्रॉफिट मोहम्मद होंगे। दुनिया को ये बताने वाले कि भाई एक खुदा है और उस खुदा की पूजा करो और बाकी सब खुदा नकली है, घटिया है और वो काबिले गुनाह है, ये बताने वाले तो मोसेस थे। 10 कमांडमेंट तो मोसेस को मिला। ला इलाहा इल्लल्लाह तो ये यहूदियों का कलमा है, आपका कलमा नहीं है। आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ये आपको यहूदी बनाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जोड़ देती है तो आप मुसलमान बन जाती है। पॉइंट यहाँ पे ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे आरजू जी, कि ये टैक्टिक्स यूज होती तब तक जब तक वेस्ट को ये लगता कि इंडिया उनके पाले में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी की जो बिकॉज आपके यहाँ पे लोगों का ये माइंडसेट है कि वो इंडिया को बदनाम नहीं कर पा रहे हैं, और इंडिया की स्टोरी वो जो ले जाना चाहते हैं वो बाई नहीं की जा रही है, क्योंकि दे हैव अ स्टोरी टू टेल and they have been, unfortunately they are not realizing that they have been telling this story time and again for past 76 years. यही काम सर जफरुल्लाह खान ने किया, यही काम जिन्ना ने किया, यही काम इमरान खान ने किया, सबने किया है ये काम कि फासिस्ट गवर्नमेंट है, मोदी फासिस्ट है, मोदी आरएसएस का वो है, आरएसएस एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुत्व जो है वो दुनिया की सबसे घटिया आइडियोलॉजी है, सब करके देख लिया है। उसके बाद का नतीजा क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मोदी इज द बॉस, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम जी। मगर सर मोदी जी की बात नहीं है ना, मोदी जी से पहले की गवर्नमेंट्स के साथ भी तो लड़ाई रहती थी ना, उससे पहले कौन सा मिठाइयां बांट रहे थे? चाहे वो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट भी आए, पाकिस्तान की तो कभी बनी ही नहीं ना। मोदी जी का तो अभी इस वक्त नाम उछाला जा रहा है क्योंकि वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनसे पहले के जमाने में 76 ईयर से हम तो यही करते आ रहे हैं। नहीं, वो आप करते रहे, बना नहीं, फैक्चुअली करेक्ट नहीं है ना। जब 1971 में पाकिस्तान की आर्मी डिफीट हो गई थी, तो जो हमने आपको मिलिटरीली हराया वो आपने पॉलिटिकली हमें हरा दिया, क्योंकि कुछ नहीं बना। इंडिया ने बांग्लादेश को अलग किया, बांग्लादेश तो वैसे भी अलग हो जाता। उसके बाद हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमने 93 सोल्जर्स वापस किए, 93,000 सोल्जर्स वापस किए, क्या मिला उसके बदले में? इंडिया ने क्या मांगा भुट्टो से? कुछ नहीं मांगा। भुट्टो ने कहा कि तुम भी डेमोक्रेटिक लीडर, हम भी डेमोक्रेटिक लीडर, लेट मी डू गो एंड सेल माई क्रेडिबिलिटी, वी विल सॉल्व द कश्मीर। कुछ नहीं हुआ, कश्मीर आज के वैसे का वैसा है। देखिए, ऐसा है ना कि आरजू जी, पाकिस्तानियों का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नहीं समझते। वो इस्लाम भी एंटी हिंदू वाला बनाते हैं। वो इस्लाम, वो जो प्रीच कर रहे होते हैं तो पहले हिंदुओं की प्रैक्टिस को गाली देते हैं। चार वो देखो उनका ऐसा होता है। हमारी एक रूल को साबित करने के लिए वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पहले गाली देंगे और वो फिर उसके बाद बात करेंगे। आपके पढ़े लिखे ऑथर्स का यह हाल है भाई, जो आपके लिबरल माइंडसेट है वो हिंदुस्तान को मानने को तैयार नहीं है, वो इंडिया और इंडिया की आइडेंटिटी को मानने को तैयार नहीं है। तो बाकियों को नफरत दोनों में एक तरीके का है, हिंदू के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति और इंडिया के प्रति एक नफरत है, फॉर्म अलग है। एक जो है वो इंग्लिश में किताबें लिख के अपनी नफरत हिंदुत्व का बता रहा है, दूसरा जो है रिलीजियस तरीके से बता रहा है कि दोनों ही घटिया है। और आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि हिंदुत्व ने किया क्या। अटैक तुमने किया, लड़कियों को हमारी तुमने बाजारों में बेचा, हमारे यहाँ पे लोगों को तुमने जात दे करके मारा काटा, और ब्राह्मण होने के नाते मतलब कहा जाता था कि
जितना जनेऊ होता था उतना तोल दिया था उसने, 2.5 मन बॉडी औरंगजेब ने और ये तैमूरलेम ने। मारा काटा तुमने, और हम अब ये ब्यूटी ये देखिए इस नैरेटिव की कि ये हमको बता रहे हम परपेट्रेटर हैं। The beauty of this whole क्या कह लीजिए narrative is that the perpetrator has been shown as a victim and the victim has been shown as a perpetrator. यूरोप में एक लॉ है कि होलोकॉस्ट का डिनाई आप नहीं करेंगे। यदि आप होलोकॉस्ट का डिनाई करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। द सेम थिंग अब मुझे समझ में आता है कि आप जब किसी मुस्लिम के साथ डिबेट में बैठिए तो वो एकदम सिरे से नकार देता है, कुछ वही नहीं, और वो खुद को विक्टिम बताने लगता है। तो ये जो नैरेटिव की जो फोर्स है वो मुझे अब समझ में आती है कि नैरेटिव का फोर्स इतना तगड़ा है कि इंडिया में हिंदू मारे गए, हिंदुओं का उनको हिंदू होने के नाते मारा गया, इनकी लड़कियों को अरबों में जाकर के और अफगानिस्तान में जाके बेचा गया, और उसके बाद इनकी लड़कियों को हरम में रखा तुमने। उसकी वजह से यहाँ पे ये लड़कियां जो है अपने आप को जिंदा जला लेती थी क्योंकि डेड बॉडी को भी वो लोग नहीं छोड़ते थे। तो वो हमको बता रहे हैं कि वो विक्टिम हो गए, और इंडिया ने कभी इस बात को दुनिया में नहीं रोया। भाई यहूदियों से भी ज्यादा अगर किसी का जिनोसाइड हुआ है, विल डुरांट की किताबें आप पढ़ ले, वो है हिंदुओं का। दुनिया में सबसे ज्यादा मारे जाने वाली कौम ये बेचारी हिंदू है। पॉइंट ये है आरजू जी कि ये जो नैरेटिव है कि हम डॉजियर दे देंगे, दुनिया नहीं लेगी। अब इजराइल और पैलेस्टाइन के वॉर के बाद जो है दुनिया दो भाग में बंट चुकी है। एक वो जो इस्लाम का साथ देंगे, तो जो इस्लाम का साथ देगा वो आपके डोजियर को खरीद लेगा। उसमें झूठ है या सच है वो कोई देखने वाला नहीं है। वरना आप डोजियर लेकर के वहां क्यों जाना, आप केस कर दीजिए आईसीजे में। क्या आपके पास इंडिया के इंटरनल मैटर से आपको क्या लेना देना है? इंडिया में अगर कोई मुसलमानों के साथ जाती हो रही है तो ये इंडिया का मैटर है। कौन सा इंटरनेशनल लॉ इंडिया आपको राइट देता है कि इंडिया के मैटर में आप बोलिए? और वो भी आप बोल रहे हो जहां से हिंदुओं को खत्म कर दिया, क्रिश्चियनों को खत्म कर दिया। आपके यहाँ पे नौकरियों में होता है कि कुछ नौकरियां सिर्फ हिंदू और क्रिश्चियन अलाउ नौकरी कर सकते हैं क्योंकि वो सो कॉल्ड थर्ड ग्रेड नौकरियां हैं। अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस करते हो, दुनिया को अनटचेबिलिटी का पाठ पढ़ाते हो। तो पॉइंट ये है कि ये कर ले, उनको एक मेंटल शांति मिलेगी कि हम बदनाम नहीं कर पा रहे हैं, हम इंडिया को अपनी स्टोरी जो वो कन्विंस है कि ये हो रहा है। मगर सर दो तरह की, मैं असल में ये समझना चाह रही हूँ, दो तरह की बातें कर रहे होते हैं। एक तरफ इस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें दोस्ती करनी है, हमें ट्रेड करनी है। नवाज शरीफ साहब आते ही पहला जो भाषण उन्होंने दिया था, पहला जो उन्होंने एड्रेस किया था पब्लिक से, उसमें यही कह रहे थे कि हम तो जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं, खासतौर पे भारत का, उन्होंने कहा कि जी हम दोस्ती करना चाहते हैं। जी मैं आई एम सॉरी लेकिन मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूँ उनकी बातों में कि ये एक तरफ कह रहे हैं बात करनी है, दूसरी तरफ ये इस किस्म की हरकतें भी चल रही हैं। आपके ख्याल से ये चाहते क्या है? मतलब ये दो बातें कैसे हो सकती हैं? पहला वो चूंकि जो आपका डेमो है, जो जनता है, उसको भी तो मैटर बेचना है ना। जनता और आपका जो उलेमा हजरात हैं उनका तो कब्जा बना रहना चाहिए ना। उलेमा हजरात का कब्जा तो आप नहीं छुड़वा पाएंगे, वो तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर को ताकतवर नहीं बनाता, आपका कॉन्स्टिट्यूशन उलेमाओं को ताकतवर बनाता है। तो पॉइंट ये है कि उनको भी तो खुश करना है ना। तो ये जो डॉजियर दिया जा रहा है इसकी कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये लोकल कंजम्पशन के लिए है। आपके यहाँ लोकल लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल पे तो ये जानते किसको बेचोगे तुम, ये बात कहां ले जाके बोलोगे? आपकी कंट्री के बारे में लोगों को नहीं पता है। ये सियालकोट का वाकया लोगों को नहीं पता है। हिंदू लड़कियों को आप जो है वो रोज 3,000 4,000 लड़कियों को तुम रेप करते हो और उसका कन्वर्ट करते हो, लोगों को नहीं पता ये बात। क्रिश्चियनों के साथ जो 17 टेम्पल जला दिया, उनके चर्च जला दिए हैं। आपके वो क्या नाम है, वो कौन सा जगह सिटी मैं भूल रहा हूँ, वहां पे वो लोगों को नहीं पता, सब पता है लोगों को। पाकिस्तान इज अ ड्रीडेड कंट्री, भाई लोग डरते हैं पाकिस्तानियों से। आप ही के लोग ये भी कहते हैं कि हमारा पासपोर्ट देते एयरपोर्ट में से हमको अलग कर देते। क्यों कर देते अलग? अभी इंडिया में एक वो चल रहा है, क्या नाम है, यूट्यूब पे वायरल है, व्हाट्सएप पे भी वायरल है वीडियो, जिसमें एक आदमी इंग्लैंड में है या कहीं जर्मनी में है, वो इंडियन अपना पासपोर्ट देता है उसको। तो वो जो बंदा था इमिग्रेशन ऑफिसर, वो कहता हो योर चंद्रयान हैज लैंडेड ऑन मून, मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू माय कंट्री।
तो पॉइंट ये है कि आपके यहाँ पे जो पाकिस्तान का सबकॉन्शियस माइंड है वो कन्विंस्ड है वो इमरान खान की तरह कि उनमें गलती नहीं है, गलती तो यहाँ पे है। जब तक वो रेनेसा से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि वो नहीं सब भाई आपका आपके यहाँ पे 90% जनता कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास करती है। आपके यहाँ पे 70% जनता ये मानने को तैयार है कि इंडिया वर्ल्ड कप में इसलिए जीत रहा है कि उसने बॉल में चिप फिट कर दिया है, या वो जो है रात को वो टॉस करते हुए दूर फेंक रहा है, ये भी हाँ, टॉस ये करते आपके यहाँ पे हुए लोग वो कन्विंस है। कॉइन, हाँ कॉइन्स आप आप दूर क्यों फेंक रहे हैं। कन्विंस्ड है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उस सोसाइटी में चलती है जो सोसाइटी एनालिसिस पे नहीं बल्कि फेथ पे विश्वास रखती है। उसको सही। सब कुछ मानना है, तो उसको आप सच बोलेगा, बोलेगा हम मानते ही नहीं है। भाई सच को तुम मानो या ना मानो, वो सच से झूठ नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आपके यहाँ के लोगों का माइंडसेट है कि हमारे मानने से चीजें सच या झूठी होंगी। वो सच है तो होने दो, मगर हम ना माने तो सच भी सच नहीं होगा। ये माइंडसेट बनाया है। So you have to believe in something in order for that to exist. If you don't believe, तो सच भी नहीं एग्जिस्ट करता उनके लिए। आपके यहाँ के लोग ये वाकई में मानते हैं कि हिंदुस्तान एक गरीब देश है। आपके यहाँ पे लोग ये वाकई में मानते हैं कि हिंदू जो है मुसलमान से नफरत करता है। आपके यहाँ पे ये लोग वाकई में मानते हैं कि जो 26/11 हुआ था बंबई में, वो हिंदुस्तान ने खुद पे कराया था। आपके यहाँ पे लोग ये वाकई मानते हैं कि ओसामा बिन लादेन या तो पकड़ा नहीं गया या तो मारा नहीं गया आपके यहाँ अबोटाबाद से, या वो अमेरिका ने खुद से करवा के वहां प्लांट कर दिया था। आपके यहाँ पे लोग ये भी मानते हैं कि 9/11 अमेरिका ने खुद पे करवाया है। ये आपके यहाँ के माइंडसेट है। इट इज नॉट अ नॉर्मल माइंडसेट। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब बहुत से लोग जो हैं वो सही बात समझ रहे हैं, वो सही बहुत से बात को। कितने हैं? आप एक वो करवा लीजिए, उनकी संख्या आप जैसे लोग 10% है बस। सर 10% ही सही, पहले तो 10% भी नहीं थे, लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है और इसमें यकीनन सोशल मीडिया का भी हाथ है। और कहीं ना कहीं जो लोग किसी तरीके से अगर टीवी चैनल्स, इंडियन टीवी चैनल्स और बाकी टीवी चैनल्स देख लेते हैं दुनिया के, उससे भी अवेयरनेस आ रही है। 10% सर, पहले तो 2% भी नहीं थे, अब 10 आप कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है जी। एक सेंटेंस, आपके परम आदरणीय एम्बेसडर साहब और परम आदरणीय एनालिस्ट के साथ बैठ करके बोल रहे थे चंद्रयान जो गया वो सीजीआई है, और वो टीवी में प्रसारित की गई बातें। आपको लग रहा है उससे लोग मुतासिर नहीं हुए होंगे? वो बात सुनकर के लोग उसको मानने वाले नहीं पैदा हुए होंगे? सर आप अगर जैद हामिद साहब की बात कर रहे हैं, सर उनकी बात को यहाँ सीरियसली कोई नहीं लेता। वो तो बड़ा कुछ कहते रहते हैं, उनकी तो बड़ी वीडियोस हैं। वो तो जाके गज़वा हिंद और क्या कुछ कर रहे होते हैं। उनको सर यहाँ पे कोई सीरियस नहीं लेता। आप क्या बात कर रहे हैं, उनको अगर कहने सीरियस दीजिए। नहीं लेते तो उनको टीवी पे नहीं बुलाते, उनकी टीआरपी आती है। मैं बता रहा हूँ, आप ना ले, जनता सीरियस लेती है जिसको लेना है। सर जिस मुझे नहीं जनता में लगता वो कि रह उनको रहे हैं, जिसके लिए वो कैटर कर रहे हैं, वो जनता उनको खूब सीरियस लेती है। उनको मैंने कोई तो सर जिसे बात कहते हैं से ना, बहुत पत्रकार नहीं कोशिश लेते। की। मैंने बहुत कोशिश की उनको चैनल पे लाने की, बहुत कोशिश की, और वो किसी तरीके से मेरे काबू नहीं आए। और मैंने कहा सर 20 मिनट सिर्फ, लेकिन किसी तरीके से नहीं माने, वरना वो आ जाते तो मैंने यकीनन उनसे बहुत से अच्छे क्वेश्चंस करने थे जिससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और पब्लिक भी थोड़ी जो है ना वो खुश होती है कि उन्होंने सही जवाब दिए कि नहीं। लेकिन बहरहाल वो नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं आपको सही बता रही हूँ, उनको इतना सीरियसली लोग नहीं लेते, और मेजोरिटी नहीं लेती। थोड़े बहुत लेते हो सकता है लेते होंगे, लेकिन हर कोई नहीं लेता। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।